गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं विवेक सर आप लोगों के लिए आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए एक प्रोनाउन का चार्ट लेकर आया हूं, जिसकी हेल्प से हम लोगों के सामने जो चैलेंजिंग है सेंटेंस बनाने में, लिखने में, आपकी राइटिंग को और बेहतर करने के लिए मेरे सामने आप लोगों के सामने एक टेक्निकल तरीके से मैंने एक चार्ट को डिस्प्ले कर रखा है। आप देख सकते हो ये चार्ट जो होता है ये बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम सेंटेंस बनाते हैं, बोलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सेंटेंस हमारे लिए कितना यूजफुल होता है बच्चों। तो सेंटेंस बनाने के लिए जो प्रोनाउन का चार्ट होता है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इसको डिस्कस करूंगा प्रॉपर तरीके से और आपको इनको याद करा दूंगा काफी आसानी से। तो सबसे पहले बच्चों जो ये चार्ट तुम जो देख रहे हो इसमें कुछ पार्ट को बटे हुए हैं, जिसमें कि पहला पार्ट तुम देख सकते हो कि एक सब्जेक्टिव पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एक पजेसिव पार्ट है, दूसरा भी पजेसिव पार्ट है और एक पार्ट रिफ्लेक्सिव पार्ट है। तो टोटल तुम्हारे 5 पार्ट में डिवाइडेशन हो चुके हैं, जहां पर आपको ये समझना है कि जो सर ये आपका सब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो केस आपको दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग प्रोनाउंस नजर आ रहे होंगे। तो इनको कैसे याद किया जाए, सिंपली मैं आपको सिखाना चाहूंगा बेटा कि सब्जेक्ट का मतलब होता है वो जो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा हो, यानी शुरुआत में सेंटेंस का जो पहला वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे मैं यानी आई, वह, उसने, शी, वह, दे, वे, यू, तुम, वी, हम। तो ये सारे जो वर्ड्स है इनकी शुरुआत जब हम करते हैं हिंदी से, तो ये सारा जो शुरुआत का वर्ड है ये सब्जेक्टिव केस है, जहां पर आप सेंटेंस बनाने की शुरुआत करते हैं बच्चों। ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है अंत होता है जाके ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ऑब्जेक्टिव पार्ट तुम्हारे सामने भी दे रखा है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुम देखते हो कि जैसे मैंने कहा कि हाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पजेसिव है और ये भी हमारा पजेसिव है और ये हमारा लास्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरे तमाम बच्चों को क्या करना है, प्रोनाउन के इस चार्ट को याद कर लेना है सारे बच्चों को, ठीक है। इस प्रोनाउन के चार्ट को अच्छे से पहले याद कर लेना है, ये हमारे लिए और आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और मैं इसी चार्ट के सहारे, इसी चार्ट के बेस पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सिखाऊंगा, जहां पर आपका ये सेंटेंस बनाने का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। देखना चाहते हैं आप लोग? चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे आपने देखा कि इस तरह से कुछ चार्ट हमारा नजर आ रहा है बच्चों, और इस चार्ट को अगर मैं सिखाता हूं आप लोगों को तो इसका टेक्निकल तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो ये जो आपका प्रोनाउन का चार्ट है, इसके हेल्प से हम कोई ट्रांसलेशन आपको समझाएंगे कि कितना आसानी से हमारा सेंटेंस बनने लगता है, जहां पर बच्चे नॉर्मली मिस्टेक्स करते हैं बेटा। तो जैसे मान के चलिए कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के लिए, और सेंटेंस जैसे आता है परीक्षा में कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। मान के चलिए ये सेंटेंस आपके सामने आता है एग्जाम में। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो कितना सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे पहचान किया जाता है। तो सेंटेंस आपका है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, यानी लास्ट में आया है लिया। इसका मतलब सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सिखाया था मैंने, ये जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट में इसे हम बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो याद करके हमें इसमें अपनी प्रोनाउन की चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है। अब जैसे बेटा यहाँ पे आया है उसने, तो उसने को अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे ही। अब लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं इसमें, आप ही और शी दोनों में से एक लगा सकते हो बच्चों। तो उसने के लिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया जैसे ही। उसके बाद मैंने कहा कि उसने कर लिया, क्या कर लिया, पूरा कर लिया। क्या कर लिया, अपना कार्य कर लिया, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका यह है कि पूरा कर लिया। अब करने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, तो मैं यहाँ पर सेंटेंस का V2 यूज करूंगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ही कंप्लीटेड। इसके अलावा आप बहुत सारा वर्ड यूज कर सकते हैं, फिनिश यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैं बना रहा हूं, ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा आपका स्ट्रक्चर हो गया इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए।
ही कंप्लीटेड, उसने पूरा कर लिया, क्या कर लिया, अपना कार्य। अब यहां से देखिए सबसे ज्यादा गलती आप क्या करते हैं, अपना कार्य। तो जब आपको बोला है यहां पे कि आपने अपना कार्य कर लिया, देखिए मैं यहां पे अपना कार्य कर लिया, तो अपना का मतलब मेरा कार्य पे अधिकार हो गया, ये मेरा कार्य है। तो जब मैं कहूंगा कि अपना कार्य, अपनी मेहनत, अपने पिता, तो जब आप कह रहे हो कि ये मेरा अपना कार्य है, इसका मतलब कि तुम्हारा बेटा इस कार्य पर अधिकार है। और अभी मैंने क्या बोला कि जो आपका चार्ट था, जिसमें मैं आपको फिर दिखा देता हूं बेटा एक बार फिर से, ये देखो पजेसिव। पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, जहां पर आप अपना अधिकार दिखा रहे हो। अधिकार आप दो लोगों से दिखा सकते हो, प्रोनाउन से और एडजेक्टिव से, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अधिकार आपको जमाना है किससे, एडजेक्टिव से, क्योंकि रूल ये कहता है कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आना चाहिए। वो मैं आपको अभी सेंटेंस में दिखाना चाहूंगा। तो बेटा सेंटेंस आया ही कंप्लीटेड, एंड फाइनली आप देख सकते हो कि ही आया था बेटा, और ही के अनुसार यहां पे जो हम यूज करेंगे वो क्या आएगा, हिज आएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही कंप्लीटेड हिज वर्क। He completed his work। ये तुम्हारा हो गया पहला सेंटेंस। ये आपका पहला सेंटेंस जैसे आपने बनाया कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, यानी ही कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना कार्य पूरा कर लिया, अपना को लेकर मैंने डिफाइन कर लिया। अब इसी सेंटेंस में मैंने कहा कि उसने अपना कार्य स्वयं पूरा किया। देख सकते हैं आप लोग, अगर इसी सेंटेंस को मैंने बोला उसने अपना कार्य स्वयं पूरा कर लिया, अब सेंटेंस हमारे सामने ये डिफरेंट हो गया। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने अपना काम स्वयं पूरा कर लिया, तो स्वयं जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप, इसका मतलब होता है खुद से वो कार्य मैंने पूरा कर लिया। इसका मतलब जहां पर आप कोई काम खुद से करते हैं, स्वयं करते हैं, वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे बच्चों। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अनुसार आपका जितना भी ये रूल बनता है, सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांसफर हो जाता है बेटा। तो सेंटेंस आपके सामने बनेगा इस तरह से, ही कंप्लीटेड, सेम उसी तरह से पहले लिखेंगे हिज वर्क, यानी फाइनली मैंने सेंटेंस क्या लिखा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब बात आ रही है कि सर मैंने काम अपना खुद से पूरा कर लिया, तो जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों यूज कर रहा हूं मैं, इसका प्रयोग मैं यूज करूंगा कहां पे, सेंटेंस के लास्ट में। अब इसके लिए लास्ट में सर क्यों यूज किए, आप बीच में कर लेते, क्यों नहीं किए सर, शुरू में कर लेते, नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल ये कहता है बेटा कि जो पजेसिव केस आपका आया और पजेसिव केस के बाद रिफ्लेक्सिव केस आया, तो जो रिफ्लेक्सिव केस होता है ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है। ये ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। जो टॉपिक प्रोनाउन टोटल 10 प्रकार के होते हैं, उन 10 प्रकार के जो प्रोनाउंस के रूल होते हैं, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सबसे लास्ट में होता है। और इसी में एक रूल और होता है, मैं आपको आगे और बताऊंगा, कि जिसे हम बोलते हैं एम्फेसिस प्रोनाउन। एम्फेसिस प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। तो आप अभी बेसिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी यूज कर रहे हैं उनको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज करिए। जैसे जैसे लेवल हमारा बढ़ेगा, डेफिनेटली हम इसको और बेहतर तरीके से और बताएंगे।